Once again, good morning, बच्चों. So finally, we are going to start our lecture number 4. In today's lecture, we will discuss the remaining topic of the chapter number 1, and hope today we will complete this chapter. So in the last lecture, we have discussed till the diffusion, and in the last we have seen that gases diffuse more in comparison to the solids and liquids. That's why gas get dissolved easily inside the water, and by the dissolution of these gases the plant and animals gets the oxygen. Okay, so लास्ट में आई थिंक यहीं पे कंप्लीट किया था ना. बात समझ में आ गई. लास्ट में कमाल की बात में लिखा होगा, बताया गया था कि जो वाटर होते हैं उसमें गैसेस इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं ना. जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन इसी डिसोल्यूशन की वजह से इजीली उनको मिल जाती है और वो सर्वाइव कर जाते हैं. ठीक, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में जो भी उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो देखने वाले हैं. ठीक, इसके अलावा फिर हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे. ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर पे टेम्परेचर का इफेक्ट और प्रेशर का इफेक्ट. फिर लास्ट जाएंगे इवापोरेशन की कॉजेज है और इवापोरेशन क्या क्या इफेक्ट करता है ये देखेंगे. फिर प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल देखेंगे. फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कुछ टर्मिनोलॉजी से. ठीक है, कुछ टर्म्स हैं उनको देखते हैं फिर चैप्टर के अंदर चलेंगे. ठीक, तो सब हेडिंग डाल के ठीक है टर्मिनोलॉजी सब हेडिंग डाल के लिखेंगे. पहला हम लोग देखेंगे रिजिड, क्योंकि ये वर्ड्स आगे आपको मिलने वाले हैं इसलिए बता रहा हूँ. जैसे रिजिड वर्ड आए तो रिजिड का मतलब क्या समझोगे. रिजिड का मतलब होता है कठोर. सिंपल सा मतलब क्या होता है, कठोर. कभी कभी डेफिनेशन भी पूछी जाती है व्हाट इज रिजिड. तो रिजिड की डेफिनेशन सिंपल सी है, ऐसी चीज है जिनको बेंड ना किया जा सके, जिससे उसको मोड़ नहीं पा रहा है ना, तो ये क्या होगा रिजिड. तो ऐसी चीजें जिनको बेंड ना किया जा सके और जो इनफ्लेक्सिबल हो. इनफ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबल हो ही ना. इनफ्लेक्सिबल मतलब जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ना हो, तो क्या कहलाएंगे रिजिड. तो रिजिड क्या होते हैं, सब्सटेंसेस which cannot be bent or the substances which are inflexible. ठीक, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको बेंड ना किया जा सके, बेंड मतलब मोड़ा ना जा सके, या फिर ऐसे बोलते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो इनफ्लेक्सिबल है. इनफ्लेक्सिबल मतलब जो फ्लेक्सिबल है ही नहीं. ठीक है, जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वो क्या कहलाएंगे रिजिड. तो अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस में देखेंगे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस इन तीनों में देखो तो कौन रिजिड होगा. सॉलिड होगा, लिक्विड या गैस, कौन होगा रिजिड. सॉलिड. वेरी गुड, लिख लेंगे सॉलिड इज अ रिजिड मैटर. ठीक है, आगे अगला टर्म आएगा रिजिड के बाद आएगा आपका. तो अब फ्लूइड देखते. देखो फ्लूइड जैसे रिजिड था तो ये बेंड नहीं किया जा सकता, इनफ्लेक्सिबल था. फ्लूइड के अंदर एबिलिटी होगी किसकी, मूव करने की. तो ऐसे सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी मूव्ड, जिनको मूव करा सके या फिर फ्लो करा सके. तो ऐसी चीजें जो फ्लो कर सकती हैं वो क्या कहलाएंगी फ्लूइड. इसके साथ साथ जिनको रखने के लिए क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए. जिनको रखने के लिए क्या चाहिए, कंटेनर. वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी फ्लूइड. तो सब्सटेंसेस which have ability to flow, ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर एबिलिटी होती है किसकी, फ्लो करने की,
and require a vessel to ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर एबिलिटी होती है किसकी फ्लो करने की और वेसल चाहिए उनको रखने के लिए एंड रिक्वायर अ वेसल टू कीप देम, उनको रखने के लिए क्या चाहिए, वेसल चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, फ्लूइड। तो ऐसी चीजें जो फ्लो कर सकें और जिनको रखने के लिए वेसल्स की जरूरत पड़े, वेसल मतलब पात्र बर्तन की जरूरत पड़े, वो क्या कहलाएंगे, फ्लूइड कहलाएंगे। अब तीनों स्टेट ऑफ मैटर में बताओ कौन फ्लूइड होगा, कौन कौन बह सकता है, पानी बह सकता है, लिक्विड बह सकता है, चलो गैस बहता है, हाँ हवा बहती है ना, तो दोनों लिक्विड एज वेल एज गैस बोथ आर फ्लूइड। तो यहां लिख लेंगे क्या, लिक्विड एंड गैस बोथ आर फ्लूइड, दोनों क्या है, फ्लूइड। ठीक, लिख लें इसको। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं। दो टर्मिनोलॉजी हमने देख ली, रिजिड और फ्लूइड। अब नंबर 3 पे आएंगे हम लोग। नंबर 3 और कॉम्प्रेसिबिलिटी। अब कॉम्प्रेसिबिलिटी देखेंगे तो कॉम्प्रेसिबिलिटी सिंपल सा मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको हम कंप्रेस कर सके। कंप्रेस का मतलब उसके शेप को चेंज कर सके या फिर उसको फ्लैट बना दे, उसे क्या बोलेंगे, उस एबिलिटी को कंप्रेसिबिलिटी। तो सब्सटेंस की ऐसी एबिलिटी जिसके द्वारा वो फ्लैट हो जाए या फिर अपने शेप को चेंज कर ले, वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू बिकम फ्लैटेंड नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। तो सब्सटेंसेस की वह एबिलिटी जिसके द्वारा वो फ्लैटेंड किए जा सकते हो, उससे क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, डो लिया होगा आटा, ठीक है, आटे के अगर हमने आटे को अपने मतलब लेके हथेली से दबाना है तो क्या होगा, और आसानी से कंप्रेस हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर क्या है, कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी है। ऐसे ही आप क्या लेंगे, बलून लेंगे, उसमें एयर फिल करके फिर उसको कंप्रेस करेंगे, क्या दब जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, दबाओगे फ्लैट हो जाएगा ना, हाँ, तो वो भी क्या होगा, कंप्रेसिबल होगा या फिर कंप्रेसिबिलिटी की एबिलिटी है उसके अंदर। ठीक है, अगर हम सॉलिड की बात करें, इसको कंप्रेस करके दबाएं, क्या ये फ्लैट होगा, बताओ, क्या ये फ्लैट होगा, नहीं होगा। फ्लैट का मतलब सिंपल सा ये समझो कि चेंज इन शेप, क्या इसके शेप में चेंज होगा दबाने पे, प्रेस करने पे, नहीं होगा। तो मतलब सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, लिक्विड के अंदर थोड़ा होती, गैसेस को आराम से हम कंप्रेसिबल कर सकते हैं। ठीक, तो अगर सॉलिड को हम कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस नहीं होते हैं, लिक्विड को करेंगे थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पानी के जब नहा रहे होते हो आप लोग, तो मग क्या करते हो, पानी के अंदर डालते हो, तो थोड़ा सा जैसे लगता है कोई मतलब अंदर से ढकेल रहा है ना, तो थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए हमें थोड़ा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है कंप्रेसिबिलिटी में। लेकिन गैस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, देखो चारों तरफ हमारे गैस है, ये देखो कंप्रेस कर पा रहे हैं, ऐसे करके देखो सब लोग, कुछ नहीं हो रहा, आराम से हो जा रहा हो कंप्रेस ना, कोई भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं करनी पड़ रही होगी। तो गैस इजीली कंप्रेसिबल, लिक्विड थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा। ठीक है, तो गैस हाईली कंप्रेसिबल और लिक्विड जो है मॉडरेट कंप्रेसिबिलिटी है इनके अंदर, और जो सॉलिड है वो इनकंप्रेसिबल है। इनकंप्रेसिबल मतलब कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। बात क्लियर हो गई, तो लिख लेंगे लिक्विड एंड गैसेस आर
compressible, whereas solids are इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो लिक्विड और गैसेस कंप्रेसिबल होती है, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक, चलो अब अगले टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं। ये लास्ट होगा हमारा। एक और टर्म आपको देखने को मिलेगा जब डिफरेंसेस पढ़ेंगे तीनों में, वो क्या होगा देखते हैं। अगला होगा नंबर 4। नंबर 4 होगा डेंसिटी। ठीक, डेंसिटी आपको देखने को मिलेगा। अब डेंसिटी का मतलब समझो। डेंसिटी का सिंपल जो हिंदी वर्जन है उसका नाम होता है घनत्व। हिंदी में घनत्व कहते हैं। तो घनत्व का सिंपल सा मतलब है किसी भी बॉडी का क्या मतलब कितना वेट है किसी पर यूनिट वॉल्यूम में, किसी बॉडी का वेट पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है, यही क्या होता है डेंसिटी। ठीक है, अभी फॉर्मूला लिखे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डेंसिटी को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, तो लिख सकते हैं स्मॉल डी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो मास मतलब वही वेट, वॉल्यूम समझ में आता है ये आयतन। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होगा मास, उसको बताया था पर लिखेंगे तो डेफिनेशन क्या होगा मास पर यूनिट। इसको नीचे वाले को 1 मान लेंगे, डेफिनेशन लिखना सबको आता ही है। नीचे वाले को 1 मान लो, तो 1 को लिए हम क्या लिखते हैं यूनिट, इसको क्या बोलते हैं पर, और ये ऊपर मास। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी मास पर यूनिट, और ये क्या है वॉल्यूम। यूनिट मतलब 1, तो वॉल्यूम को हमने 1 मान लिया। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है डेंसिटी। मतलब 1 लीटर वॉल्यूम में कितना मास है डेंसिटी। अब इसको यूनिट मतलब 1 लीटर भी हो सकता है, ml भी हो सकता है, मिलीमीटर क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी किसकी हैं वॉल्यूम की यूनिट्स हैं। तो 1 का मतलब 1, और आगे कोई भी यूनिट लगा सकते हो, लीटर ml, वो तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक, तो डेफिनेशन सिंपल सा क्या होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाएगा डेंसिटी। मतलब किसी यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वही क्या कहलाएगा डेंसिटी। तो इसका जैसे इसका बात करें इस कैप का, इसकी डेंसिटी अगर निकालें तो क्या निकालेंगे, पहले इसका मास कितना है तौल लेंगे, मास लिखेंगे, और इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है आपको सिलेंड्रिकल दिख रहा है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा डेंसिटी। इसका मास ले लेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, सिलेंडर इसकी हाइट नाप लेंगे और इसका रेडियस देख लेंगे। रेडियस कैसे निकालोगे, यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मतलब बिल्कुल सीधी रेखा में क्या लेंगे पूरा डिस्टेंस ले लेंगे, उसका हाफ कर देंगे, रेडियस हो जाएगा, निकाल लेंगे और क्या आ जाएगा आपको मास और वॉल्यूम मिल जाएगा। सबको करना है क्या करना है, जो भी आपके पेन का कैप होगा उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक, वॉल्यूम फिर मास उसको तौल के फिर फाइनली आपको डेंसिटी निकालनी। कर लोगे सब लोग पक्का। चलो मैं एक होमवर्क और दे देता हूँ, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। If a cube has a mass gram and its one side have measurement 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर। Then find the density of the cube। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या क्या दिया पहले देख ले ध्यान से। मास दिया है 100 ग्राम और क्यूब की एक साइड का मेजरमेंट दिया है 10 मीटर। कितना दिया है 10 मीटर। आपको निकालना है कि क्यूब की डेंसिटी क्या होगी, क्यूब की डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, निकाल लोगे हाँ पक्का। अब देखो
एक चीज और देखने थे जब यहीं पे कर रहे हैं यूनिट कन्वर्जन। ठीक, यूनिट कन्वर्जन क्या आपने पढ़ भी रखा होगा, जैसे मीटर है, ठीक है, तो वॉल्यूम भी मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में लिखा जा सकता है। इतना दिखाई दे रहा होगा, इसको इरेज कर दूं तो बताओ आपको, देख लो यूनिट कन्वर्जन थोड़ा सा देख लो। देखो 1 लीटर जो है ये भी सेंटीमीटर या फिर मीटर क्यूब में लिखा जा सकता है, ठीक है। 1 ml ये भी सेंटीमीटर या फिर मीटर क्यूब में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन देखते हैं, फिर अभी 1 लीटर बराबर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा देखें। ध्यान समझना, एक वर्ड याद रखना जो मैं समझा रहा हूं आपको। 1 सीसी बराबर 1 ml, 1 सीसी बराबर 1 ml। सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, 1 सी का मतलब सेंटीमीटर, 1 सी का मतलब क्यूब। क्यूब मतलब क्या होता है, जब 3 लगा देंगे तो क्या कहलाएगा, क्यूब। 2 लगाएंगे तो स्क्वायर। तो मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1 ml। ठीक, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो ये बात याद रखोगे तो सारा आ जाएगा। मीटर में कन्वर्ट करो तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 1/100 मीटर। ये सबको आता है। अरे ये देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। ठीक, तो इसकी जगह पर रख दिया क्यूब, ऊपर था, हम 1 सेंटीमीटर की जगह रखे ना, तो सेंटीमीटर की जगह रखा, क्यूब तो ऊपर है, ऊपर रह गया। ठीक, इसको ध्यान से करिएगा। अब ये क्या है, 10 की पावर 2, अरे 100 मतलब 10 की पावर 2 ना, 10 की पावर 2 और ये क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा। अगर नहीं आता तो सिंपल समझो, 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 3 टाइम्स करोगे तो एक बार में 2 जीरो, दूसरी बार में 2 जीरो, तीसरी बार में 2 जीरो। ठीक है, और ये क्या बन गया, इस मीटर का क्यूब हो जाएगा, ये हो गया बराबर 1 ml। ठीक, आगे सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 मीटर क्यूब बराबर 1 ml। ठीक, यही तो हुआ, उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की पावर 6 ml। ठीक, अब इसको और खोल दो तो क्या कर सकते हो, इसको लिखो 1000 गुणे 1000, इसको बोल सकते नहीं बोल सकते, 10 की पावर 6 को, और ये 1 मीटर क्यूब है। ठीक, अच्छा 1 लीटर बराबर कितना ml होता है, 1 लीटर। अब इसकी जगह 1 लीटर लिख सकते हैं, तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर, 1000 लीटर, और 1 सीसी बराबर 1 ml। तो अगर ये याद रखो कि ये इजी होता है, ये थोड़ा भूल जाता है कुछ समय बाद, आज पढ़ रहे हो तो याद है ना, दिख रहा है, भूल जाता है, लेकिन ये कभी नहीं भूलता है क्योंकि ये ट्रिक है। जैसे कोई बोले, जैसे बच्चे जो छोटे होते हैं, मैंने 1 बोतल मिल्क पी लिया, 1 सीसी कहते हैं ना, आम भाषा में सीसी बोलते हैं, तो 1 सीसी पी लिया तो इसका मतलब क्या समझोगे, अरे 1 ml पिया होगा, 1 सीसी का मतलब 1 ml पिया होगा। ऐसे कुछ ट्रिके बना के याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो 1 सीसी बराबर 1 ml, सीसी का मतलब भी याद रखें, नहीं तो वो बोतल याद आ रहा हो आपको, नहीं, सीसी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, तो ऐसे फर्दर सॉल्व करेंगे याद, और इसको भी याद ही रखें आप, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। बात क्लियर हुई, पक्का। हाँ, अब 1 लीटर बराबर कितना मीटर या फिर सेंटीमीटर या फिर डेसीमीटर होगा, देख लेते हैं। अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो मैं बता देता हूं, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है, डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। कैसे आया होगा यार, देखो इसको अगर इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 1000 मीटर क्यूब बराबर लीटर 1। ठीक, अच्छा बताओ 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, डेसीमीटर, 1 मीटर में 1/10 डेसीमीटर, समझ आ रहा है। तो 1 मीटर में 1/10 डेसीमीटर, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, मीटर क्यूब, तो लिख दो यहाँ पे, रख दो।
अब अरे इसको 1 मीटर बोल सकते हैं ना, नहीं समझे तो ऐसे देखो, इतना लिखा है, इधर पे देखो, उधर दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ इसको दिखा दे रहा हूँ, ये जो है इधर दिखा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, 1000 मीटर का होल क्यूब, आगे 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होगा, बराबर 1 लीटर। ठीक है, अब इस मीटर, 1 मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/10, सॉरी उल्टा हो गया शायद, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1/10 मीटर, ये उल्टा लिख किया था, सॉरी। हाँ, तो 1 मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, और इस पूरी जगह रखते हैं ना, ऊपर क्यूब है ये, 1000 बराबर 1 लीटर, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 10 3 बार गुणा हो जाएगा, और डेसीमीटर पे क्या लग जाएगा, क्यूब बराबर 1 लीटर, नीचे क्या है 1000, तो 3 जीरो से 3 जीरो शहीद हो जाएंगे, बचा क्या, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ठीक है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। इसका भी ट्रिक है याद करने का, क्या, इसको ऐसे याद रखो, 1 DCM, बस सी का मतलब याद रखना, यहाँ पे क्या है, क्यूब से है, सेंटीमीटर नहीं है, तो 1 DCM मतलब डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। DCM समझ में आता है, हाँ वो व्हीकल जो मतलब सामान की लोडिंग करके मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, DCM। ठीक है, तो अगर कोई बोले मैंने 1 DCM पानी पी लिया, तो इसका मतलब क्या समझोगे, 1 लीटर पिया होगा, और क्या पिया होगा, ऐसे ही याद रख सकते हो। तो 1 cc बराबर 1 ml, 1 DCM बराबर 1 लीटर, और DCM में क्या है, डेसीमीटर, C का मतलब क्यूब। क्लियर बात, हाँ, तो ये कन्वर्जेंस देख ले। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, सॉलिड लिक्विड गैस के डिफरेंसेस की तरफ। ठीक, राइट कर लें। Okay, so now we are going to start the states of matter. So in this we will see the properties of solid, liquid and gas in the comparison. वैसे भी ये सारी प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ने वाले हैं, मैक्सिमम प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो 7th और 8th क्लास में ना, लेकिन यहाँ पे भी कुछ जो बेसिक्स है उसको भी डिस्कस करेंगे, जो नए आ रहे हैं उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो शेप पे आते हैं। शेप क्या है, सॉलिड की बात करें तो शेप इनका क्या होता है, फिक्स होता है। किसी भी सॉलिड का शेप क्या होता है, फिक्स होता है। लिक्विड की बात करें तो इनका शेप फिक्स नहीं होता है, जिस कंटेनर में डालते हैं उसी का वो शेप ले लेते हैं। जैसे वाटर है, वाटर अगर ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप लेगा, बॉटल में डाल लोगे तो बॉटल का ना, जग में डाल दोगे तो जग का। तो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। क्लियर। गैस की बात करें तो इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, गैस के लिए कोई भी शेप डिफाइन नहीं है। बात क्लियर हो रही है। वॉल्यूम पे आते हैं। अब वॉल्यूम का मतलब समझते हो आप लोग, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, स्पेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना स्पेस कवर किया जा रहा है या फिर सराउंड कर रहा है, कितना स्पेस, समझ आया, तो वही क्या होता है, वॉल्यूम। सॉलिड की बात करें तो इसका वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है, इसका वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है। जैसे ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को चाहे मैं यहाँ पे रखूंगा, चाहे मैं कवर्ड के अंदर रखूंगा, चाहे मैं आसमान में रखूंगा या फिर मून पे रखूंगा, सन पे रखूंगा, इसका शेप सेम रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा, इसका शेप चेंज सेम रहेगा, इसके साथ साथ इसका वॉल्यूम भी सेम रहेगा। जितना स्पेस यहाँ ले रहा है रखने के लिए उतना ही हर जगह लेगा। ठीक है। ऐसे लिक्विड की बात करें, लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, इसको जितना एरिया कवर करना है उतने ही एरिया इसको चाहिए। जैसे 1 लीटर पानी है, उसको चाहे तुम जग के अंदर रखो, चाहे बड़े भगोने में रखो, चाहे छोटे से बर्तन में रखो, उसको चाहिए बस 1 लीटर जितना स्पेस चाहिए, उससे ज्यादा स्पेस वो कवर नहीं कर पाएगा। तो इसका लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। अगर फिक्स ना होता तो उसका हम फायदा उठाते। फायदा क्या उठाते, मतलब 1 लीटर दूध लेके आते और जो भी कंटेनर होता है उसको बड़ा रखते, 1 लीटर दूध डालते तो दूध ज्यादा हो जाता। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है,
जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। 1 लीटर मिल्क है तो 1 ही लीटर रहेगा, चाहे छोटे भगोने में रखोगे चाहे बड़े भगोने में रखोगे, ठीक है। गैस की बात करें तो गैस का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। गैस का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, मतलब जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना ही गैस का वॉल्यूम होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम होता है, इसीलिए ये इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं एक दूसरे से। जैसे अगर मान लेते हैं मैंने बलून लिया, उसमें हवा ब्लो करी, ठीक है, वो फूल गया। अब उस हवा को मैंने इस कमरे में डाल दिया, तो पहले उस वॉल्यूम जितने बलून के अंदर जितना वॉल्यूम था उसमें घूम रही थी एयर, अब इस कमरे में डाल दूंगा तो इस कमरे में घूमेगी, ठीक है। तो पहले तो बैलून जितना उसका वॉल्यूम था, अब जितना कमरे का वॉल्यूम है उतना है। क्यों ऐसा हुआ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में कम होता है, इसीलिए इंडिपेंडेंटली सारे पूरे जितना भी स्पेस होगा सारी जगह इसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, सारे जगह मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि पूरे एरिया को इसने सराउंड कर रखा है। तो ये याद रखिएगा कंसेप्ट, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आते हैं और मैंने 8th क्लास में क्वेश्चन सॉल्व भी करवाया है और आपके हाफ ईयरली पेपर में भी आया था एक सॉल्व करने का क्वेश्चन। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है। समझ आई बात? पक्का? क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये भी देख लो। देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, बोला गया कि एक कंटेनर के अंदर गैस फिल किया गया है, ठीक है, उस कंटेनर का डायमेंशन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि गैस का वॉल्यूम बताओ। तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही तो गैस का वॉल्यूम होगा। क्लियर है? तो सॉल्व जो कंटेनर का वॉल्यूम निकालोगे गैस के वॉल्यूम के बराबर, ये कंसेप्ट याद रहेगा तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते ये होता है डेंसिटी। डेंसिटी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज में देखा था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब किसी यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है सब्सटेंस का, वही क्या होता है उसकी डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, सॉलिड का घनत्व ज्यादा होता है, क्योंकि थोड़े ही एरिया या फिर बोले वॉल्यूम में, ठीक है, इसका मास बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड अगर इतना लोगे तो उसका मास कम आएगा, इतना ही सॉलिड लोगे अगर मेटल तो उसका मास ज्यादा आएगा, और इतना गैस लोगे तो उसका मास बहुत कम आएगा। नहीं समझ आया? ऐसे समझो, मान लेते इस मार्कर के बराबर, एक ये तुमने सॉलिड लिया इतनी मार्कर के बराबर, ठीक है, क्या लेना अपन को? लिक्विड लेना है, ठीक है, लिक्विड लेना है। लिक्विड कैसे उसको तौलोगे ये दिक्कत आएगी, तो क्या करना है अपन को, जैसे मान लेते एक ऐसे से यही मार्कर ले लिया, मार्कर के अंदर पानी फिल कर दिया, ठीक है, पहले मार्कर का वेट ले लेंगे फिर पानी के साथ मार्कर का ले लेंगे, ठीक। तो पानी के साथ मार्कर का लिया और पहले मार्कर का इंडिविजुअल लिए, तो जितना पानी के साथ मार्कर का आया उसमें से मार्कर का वेट निकाल लेंगे तो पानी का वेट आ जाएगा पक्का। तो वॉल्यूम तो इतना रहा और मास उसका आ गया। जब इसका मास देखोगे और वाटर का मास देखोगे तो इसका मास ज्यादा मिलेगा वाटर के मास से, और उसी में अगर तुम गैस भर के फिर तौलोगे तो मास और कम मिलेगा। यानी कि जैसे जैसे हम सॉलिड लिक्विड गैस की तरफ बढ़ रहे हैं डेंसिटी घटती जा रही है, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है, पर यूनिट वॉल्यूम मास घटता जा रहा है, मास घटता जा रहा है तो मतलब डेंसिटी घटती जा रही है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? सॉलिड की। तो सॉलिड है हाई डेंसिटी, क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक होते हैं, बहुत पास होते हैं ना, बहुत पास होंगे तो उतने ही मान लेते थोड़ा सा वॉल्यूम लिया, उतने ही वॉल्यूम में पार्टिकल्स के नंबर ज्यादा, हर पार्टिकल्स का वेट होता है ना, पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा तो वेट भी ज्यादा। जैसे मैं बनाऊं, इधर देखिए, अगर मैं शेप बनाता हूं, ये 3 शेप मैंने ली है, सेम बराबर का शेप है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉलिड रखा तो सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास होंगे, ठीक है। ये लिक्विड के हैं, लिक्विड के थोड़ा दूर होंगे, फिल कर लो इसके बीच में। लिक्विड के थोड़ा, गैस के बहुत दूर होंगे। अब सोचो अगर एक पार्टिकल का मास 1 था तो इतने में ही मान लेते 50 पार्टिकल है, इसमें इसके 30 पार्टिकल है, इसमें 10 ही दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ
ठीक। तो देखो पार्टिकल का नंबर लगातार क्या सेम वॉल्यूम में घटता जा रहा है, पार्टिकल का नंबर घटा तो हर पार्टिकल का वॉल्यूम भी तो सॉरी मास भी तो होता है। तो यहाँ अगर एक पार्टिकल का एक मास था तो 50 का 50 या 30 का 30 या 10 का 10, तो 50 ग्राम 30 ग्राम 10 ग्राम, तो देखो मास घटा वॉल्यूम तो सेम रहा तीनों का। ठीक है, तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो तीनों का वॉल्यूम सेम रहा तो वॉल्यूम खत्म, बचा किसमें मास। तो मास बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, मास घटाओगे तो डेंसिटी घटेगा, क्योंकि वॉल्यूम तीनों का सेम है ना, तो वॉल्यूम से कंपैरिजन करेंगे हम। तो मास बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, मास घटाओगे तो डेंसिटी घटेगी। देखो मास लगातार क्या हो रहा है, गैस की तरफ ज्यादा घट रहा है, मास घट रहा है तो मतलब डेंसिटी उसकी घट रही होगी। यहाँ देख लो, तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि इसमें पार्टिकल टाइटली पैक होते हैं, इसकी मॉडरेट होती है, मॉडरेट मतलब मध्यम वर्ग की होती है, मतलब सॉलिड से कम और गैस से ज्यादा। तो गैस की डेंसिटी क्या होगी, बिल्कुल लो, क्योंकि पार्टिकल का नंबर पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा। ठीक, तो डेंसिटी की बात किया। कंप्रेसिबिलिटी पे आते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब थोड़ी देर पहले देखा था, क्या होता था कि किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी जिसके द्वारा वो क्या हो, फ्लैटेंड हो जाए, फ्लैट हो जाए ना, उसे कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। बताओ सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो, सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो, जैसे मार्कर है या फिर जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो उसको कंप्रेस करो, क्या कंप्रेस होगा, हालांकि करना नहीं, टूट जाएगा। ठीक है, हाँ कंप्रेस कंप्रेस नहीं होगा, तो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल मतलब नगण्य, ना के बराबर। ठीक है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी की बात करें लिक्विड की तो लेस कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबिलिटी होती है लेकिन बहुत कम होती है ना, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड ज्यादा कंप्रेसिबल होता है, बट मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स। कंप्रेसिबिलिटी कम है लेकिन सॉलिड से ज्यादा होती है। ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, देखो कंप्रेस कर सकते हो, जो हवा है कंप्रेस कर सकते हो बिल्कुल आराम से, बलून में हवा भर के उसको कंप्रेस कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। ठीक, अगला आया प्रॉपर्टी रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। तो रिजिडिटी फ्लूइडिटी के दोनों का मतलब पढ़ चुका है। रिजिडिटी मतलब रिजिड हो, हार्ड हो, फ्लूइडिटी मतलब जो फ्लो कर सके। तो लिक्विड हार्ड होता है और फ्लो नहीं करता है, तो लिक्विड रिजिड होते हैं और डू नॉट फ्लो। लिक्विड फ्लो करते हैं कभी नहीं करते ना, लेकिन हार्ड तो होते हैं ना। लिक्विड सॉलिड लिक्विड भी आया, तो लिक्विड क्या होते हैं, इसके साथ साथ इनके अंदर एबिलिटी है किसकी, फ्लो करने की, तो ये क्या होता है, रिजिडिटी इसमें कम होती है और इजिली ये फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रिजिडिटी क्या होती है, कम होती है और ये इजिली फ्लो कर सकते हैं। ध्यान समझें, जो लिक्विड है इसके अंदर रिजिडिटी होती है, कठोरता होती है लेकिन कम होती है, वो डिपेंड करेगा लिक्विड कौन सा है, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे लेस रिजिड इसीलिए लिखा है, लेस रिजिड का मतलब कठोरता होती है लेकिन बहुत कम। ठीक है, ये बिल्कुल नॉन रिजिड होते हैं, मतलब बिल्कुल हार्ड एंड होते ही नहीं है। ठीक है, और इनके अंदर एबिलिटी होती है क्या कि फ्लो करने की, और ये बहुत इजीली, सबसे इजीली कोई फ्लो कर सकता है तो वो क्या है, गैस। हवा आराम से फ्लो कर सकती है ना, जैसे पानी को अगर सरफेस पे रखे तो पानी के अंदर सरफेस से रेजिस्टेंस लगेगा, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट लगेगी ना, फ्रिक्शन लगेगा, तो थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाता है, लेकिन जो हवा है लगातार चलती रहती है, तो हवा बहुत इजीली फ्लो कर सकती है लिक्विड के कंपैरिजन में। लिक्विड थोड़ा कम इजीली फ्लो कर सकता है, लेकिन इसके अंदर रिजिडिटी की बात करें तो ये क्या होता है, थोड़ा रिजिड होता है लेकिन ये बिल्कुल रिजिड नहीं होता। तो रिजिडिटी, ये बिल्कुल रिजिड होते हैं, ये लेस रिजिड होते हैं, ये नॉन रिजिड, ये फ्लो नहीं कर सकते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं थोड़ा इजीली, और ये बहुत इजीली फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज की बात है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। दो प्रॉपर्टी और रहेगी, डिफ्यूजन और काइनेटिक एनर्जी, वो भी देख लेते हैं डिफरेंस। चलो अब बची हुई जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको देख लेते हैं। दो प्रॉपर्टीज मेनली बच चुकी हैं, डिफ्यूजन और काइनेटिक एनर्जी, और हालांकि ये सारी चीजें इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं ना, आप बखूबी इनसे वाकिफ हो। डिफ्यूजन की बात करें तो सॉलिड में डिफ्यूजन का रेट बहुत कम होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है, और गैस में बहुत ज्यादा होता है डिफ्यूजन। गैसेस में डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, तो गैसेस का डिफ्यूजन रेट बहुत हाई होता है, इनका मॉडरेट और इनका स्लो। क्लियर होगी बात। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पे आए
तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो जाहिर सी बात है एक दूसरे पकड़ के रखेंगे, तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मतलब जो मोशन करने वाली एनर्जी है ना वो बहुत कम है। इसकी बात करें तो इसमें काइनेटिक एनर्जी मॉडरेट होती है और इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है। क्यों हाई? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या है इंटरैक्ट नहीं होते, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। बात क्लियर हो रही है? जैसे आप लोग अगर मान लेते कोई भागना चाह रहा है, उसको पकड़ लोगे, पकड़ के रखे हो, क्या वो भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा। लेकिन अगर उसको छोड़ दिया तब आराम से भाग लेगा, और तुमसे 1-2 मीटर दूर डिस्टेंस पे है तब बहुत आराम से भाग सकता है ना, मूव कर सकता है। ऐसे है ये बिल्कुल पकड़ के रखते एक दूसरे को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी कम। इसे मॉडरेट क्योंकि थोड़ा हल्के से पकड़ा है ना, बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत दूर दूर पार्टिकल है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। और ये अगर एग्जाम्पल की बात करें तो डिफ्यूजन देखा था, बताया था, दो मेटल को एक साथ रख दो तो क्या होता है। ऐसा नहीं कि उसमें डिफ्यूजन नहीं होता है। अगर एक साथ रख दोगे तो अगर तुम 4 साल 5 साल बाद जब तुम उसको उठाओगे तो देखोगे एक दूसरे मेटल पे मतलब एक मेटल दूसरे मेटल पे क्या बिल्कुल आराम से चिपक चुका होगा। ठीक है, मीन्स उसको जब उठाने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसके अलावा आप चौक और ब्लैक बोर्ड देखते हो, बताया था, जब चौक से हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं और 4-5 दिन की छुट्टी हो जाती है, जब उसके बाद आते हैं, जब उसको इरेज कर दे तो आराम मतलब आसानी से इरेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि चौक के पार्टिकल्स ब्लैक बोर्ड में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चौक भी सॉलिड और ब्लैक बोर्ड भी सॉलिड, तो डिफ्यूजन लेकिन बहुत स्लो होता है। और ये आपने देखा होगा कहाँ पे, बहुत अच्छे से ये आप वाकिफ हो गए, डेली बेसिस पे भी मतलब डेली रूटीन में भी आप देखते होंगे। जैसे मान लेते चने को भिगोते हो पानी के अंदर, तो क्या होता है उसके अंदर पानी चला जाता है तभी तो फूल जाता है ना। अभी आप लोग बाजार से वो लेके आते हो सोयाबीन, तो उसको भी पानी में भिगोते हो ना, तो उसके अंदर पानी आ जाता है, बिल्कुल ढीला हो जाता है और तगड़ा हो जाता है ना, तो डिफ्यूजन आराम से हो जाता है। लेकिन वहीं पे गैस के डिफ्यूजन की बात करें, गैस तो बहुत आराम से हो जाता है। अगरबत्ती यहाँ जलाए वहां तक पहुंच गया, परफ्यूम यहाँ मारे अगले कमरे में परफ्यूम की सुगंध आ गई, तो इसका रेट बहुत तेज होता है, इसका थोड़ा स्लो होता है और इसका बिल्कुल बहुत स्लो होता है। ठीक, और ये काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई। ठीक है, अब कुछ चीजें और देख लेंगे जो आगे यूज में आएंगी। सॉलिड के टाइप देखो, 2 तरीके के सॉलिड होते हैं, इसको के में लिखेंगे हम लोग। 2 तरीके के सॉलिड होते हैं, एक होता है आयनिक सॉलिड और एक होता है कोवेलेंट सॉलिड। एक होता है आयनिक सॉलिड, एक होता है कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, आयनिक सॉलिड मतलब जिसमें आयंस हो। ठीक है, आयंस मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। ठीक है, बाकी ये आयनिक सॉलिड जो है, जो हम नमक यूज करते हैं डेली बेसिस पे, वो क्या होता है, आयनिक सॉलिड होता है। और ये जो आयनिक है ना वर्ड, हाँ, ये आयंस, आयनिक बॉन्ड, ये सारी चीजें इसी 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं। कोवेलेंट को 10th में पढ़ाया जाएगा, हालांकि जब ये पढ़ाऊंगा तो थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा कोवेलेंट का। ठीक, आयनिक में क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, परमानेंट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे सॉलिड्स जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, आयनिक मतलब जिसमें चार्ज वाले बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो आयनिक बॉन्ड आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल NaCl, KCl, MgCl2, ये सारे क्या है, आयनिक सॉलिड है। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड की बात करें जैसे डायमंड, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, मतलब आयंस का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा इसमें। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो बनेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा, तो कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे हो गया डायमंड, सिलिका। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बेंजीन वगैरह, लेकिन बेंजीन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ कुछ खास बात पढ़ने वाले हैं, इसलिए उसे लिखो डायमंड और सिलिका। एक चीज अगली कमाल की बात, तो पहला ही पढ़ लिया, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी होता है, तो हालांकि वो बियॉन्ड ऑफ लेवल है, वो 12th क्लास में आएगा।
तो अभी इतना याद रखो आप, ठीक। इसके अलावा एक चीज और है, याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट होता है। अभी अगले लेक्चर में जो इसके बाद वाला पार्ट आएगा उसमें आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब समझाया जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट का सिंपल मतलब आप समझे, ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस मेल्ट हो जाए, कोई भी सब्सटेंस मेल्ट हो जाए, मेल्ट मतलब सॉलिड से क्या हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो कहलाएगा टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आयनिक सॉलिड का, ज्यादा होता है कोवेलेंट सॉलिड से। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आयनिक सॉलिड का ज्यादा होता है कोवेलेंट सॉलिड से। मतलब आयनिक सॉलिड जल्दी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा मतलब टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे, मतलब इनको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए मेल्ट होने के लिए और इनको टेम्परेचर कम चाहिए मेल्ट होने के लिए, आराम से मेल्ट हो जाएंगे। लेकिन डायमंड और सिलिका क्या है, कोवेलेंट सॉलिड है। तो कोवेलेंट सॉलिड है यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक से कम होना चाहिए था, लेकिन डायमंड और सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट आयनिक से भी ज्यादा होता है, आयनिक से भी ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर 3D नेटवर्किंग होती है, या फिर बोले ये जाइंट मॉलिक्यूल है। जाइंट मतलब बहुत विशालकाय सॉलिड्स हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे, आप नीचे सबसे पॉइंट बना के, क्या, डायमंड एंड सिलिका आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल but then also they have higher melting point because they are considered as जाइंट सॉलिड। देखो डायमंड और सिलिका का क्या है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन फिर भी इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये इनको क्या माना जाता है, जाइंट सॉलिड माना जाता है, बिकॉज इनके अंदर 3D नेटवर्किंग होती है। आगे लिखना है 3D नेटवर्क, अंदर 3D नेटवर्किंग होती है। 3D नेटवर्किंग क्या, मॉलिक्यूल्स बहुत कंडेंसली अरेंज होते हैं, बहुत पास पास अरेंज होते हैं, ठीक है। 3D नेटवर्किंग होती है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब 10th में आएंगे तो डायमंड का स्ट्रक्चर्स और इसके साथ साथ ग्रेफाइट, ये सारी चीजें देखेंगे। तो डायमंड और सिलिका क्या होता है, कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट हो, हम जनरली जानते हैं कोवेलेंट जो होते हैं आयनिक से कम मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। लेकिन डायमंड और सिलिका ऐसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आयनिक से भी ज्यादा होता है, क्योंकि ये क्या है, जाइंट सॉलिड इनको माना जाता है, ठीक। चलो, तो फाइनली हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं जो आज हमें इस पार्ट में कंप्लीट करना था, ठीक है। सो अब इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आपको, मतलब इसके बाद एक पार्ट और आएगा, उसमें हम लगभग सारे चैप्टर के बचे हुए पॉइंट्स को कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।